नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जाहिद नज़ीर एडवोकेट और आज के प्रोग्राम कानून क्या कहता है में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, किराया और मालिक मकान के बहुत सारे ऐसे मामलात के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे किराएदारी एक्ट पर कि जब हम किसी मकान को किराए पर देते हैं या मकान किराए पर लेते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी हम किराए पर लेते हैं या देते हैं तो उस वक़्त हम कानूनी मामलात को जब हम ज़ेर बहस नहीं लाते या हम उन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते तो बहुत सारी ऐसी मसाइल का शिकार हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी बाद में मुकदमाबाजी स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा हम उस लिटिगेशन में फंस जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा जो है किराए पर मकान लेने या देने के लिए हमें कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए उन कानूनी तौर पर जो तमाम चीज़ें हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। और इस किराएदारी एक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जो मेहमान हैं वह हैं साकिब गार्डनर साहब। हम उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साकिब साहब आपको मैं अपने प्रोग्राम क्या कहता है मैं खुशामदीद कहता हूँ। साकिब साहब, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जब हम अपनी मकान को किराए पर देते हैं या किसी से मकान जो है किराए पर लेते हैं तो कानूनी मामलात को या कानूनी तकाज़ों को हम पूरा नहीं करते तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं जो कि बाद में हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बनती हैं और उसी के ऊपर बहुत सारी मुकदमाबाजी स्टार्ट हो जाती है और वो मकान जो है वो एज़ इट इज़ वहीं का वहीं रहता है और मालिक अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी लिटिगेशन में फंस जाता है और किराएदार अपनी जगह पर लिटिगेशन में फंस जाता है। तो हमें किन चीज़ों को मकान को किराए पर देने के लिए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? जाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका मुझे आज बुलाने के लिए शुक्रिया अपने स्टूडियो में। सर, इसके अंदर सबसे पहले जो बेसिक डॉक्यूमेंट जहाँ से किराएदार और मालिक का रिश्ता शुरू होता है वो होता है आपका जो रेंट एग्रीमेंट या किरायानामा इसको कह लें। अब जब आपने सिलेक्शन किराएदार ने को मकान पसंद आ गया, टर्म्स एंड कंडीशन जो शराइत थी किराएदारी की वो डिटरमिन हो गई, दोनों के दरमियान में तय पा गया। अब उसको फाइनली स्टेज आती है कि जब आपने उसको लिखना होता है। अब जब आपने लिखना है तो उसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ काबिल गौर है, काबिल ज़िक्र है, उसके अंदर ये देखा जाए कि जो मकान दे रहा है उसके पास इख्तियार है मकान देने का। फिर किराएनामे की मुद्दत कि वो कितनी मुद्दत के लिए लिया जा रहा है, क्योंकि अगर वो 1 साल या 11 महीने का किरायानामा है तो वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत नहीं होगा, उसकी दूसरी रजिस्ट्रेशंस तो होनी है। फिर एनुअल इंक्रीज़ किराया कितने अरसे के बाद बढ़ेगा और किस रेशो से बढ़ेगा, किस शरह से बढ़ेगा, वो देखना ज़रूरी है। और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक प्रॉपरली ड्राफ्ट कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि बाद में फिर एम्बिग्विटी रह जाती है और उस एम्बिग्विटी की वजह से ही आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो हमें कोई किरायानामा जब ड्राफ्ट करते हैं तो हमें किस तरह उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाजमन लिखनी चाहिए किरायानामा ड्राफ्ट करते वक्त? मैंने अभी जैसे गुजारिश की कि उसके अंदर एनुअल इंक्रीज़ ऑफ रेंट, जी, यानी कि रेंट किस रेशो से इंक्रीज़ होगा, 5%, 10%, वो जो भी किराएदार और मालिक के दरमियान में डिटरमिन हो गया है उसको प्रॉपरली लिखा जाए कि इस डेट से किरायानामा शुरू हो रहा है, इस डेट से वो हम लोग उसको ख़त्म करेंगे, और फिर इस डेट से शुरू हो रहा है और इस डेट के बाद अगर टेनेंसी कंटिन्यू करती है तो उसके बाद हमने उसके अंदर किस डेट से किस रेशो से वो इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर हमने उसके अंदर यहाँ पे मैंने पहले भी गुजारिश की कि उसके अंदर पर्पज़ ऑफ टेनेंसी कि ये मकसद रिहाइश के लिए लिया जा रहा है या कमर्शियल पर्पस के लिए लिया जा रहा है। फिर जो मेजरमेंट ऑफ रेंटेड प्रेमिसेस है कि वो उसकी पैमाइश क्या है, उसका हदूद पैमाइश लिखी जाए, उसका हदूद अरबा लिखा जाए। फिर जो उसके साथ यूटिलिटीज़ कनेक्टेड है जिस तरह बिजली, पानी, गैस वगैरह,
तो उसकी जो रीडिंग है उस किराएनामे के अंदर ज़रूर आनी चाहिए, ताकि आगे को जब वो किराएदार ने उसके बिल देने हैं तो उसके अंदर उसको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और बाद में उसके ऊपर जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो ना क्रिएट हों। इसके अलावा दोनों पार्टीज़ ने उसके ऊपर साइन किए हुए हों, दोनों उसकी तकमील करें, जिसको एक्सिक्यूशन कहते हैं कि डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी एक्सिक्यूटेड। फिर साथ विटनेसेस उसके ऊपर हों, उसको कि दोनों पार्टीज़ के साइन करते हुए विटनेसेस उसको चेक के उसको क्रॉस साइन करें, ताकि उसको प्रूफ करने के लिए कि कल को वो टेनेंसी को प्रूफ करना है तो वो प्रूफ भी की जा सके। तो सर कम से कम कितने विटनेस उसके ऊपर होने चाहिए किरायानामा के ऊपर जो है? सर ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि जो 2 विटनेस मेल विटनेसेस होने चाहिए उसके ऊपर मस्ट है। 2 मेल विटनेस होना लाजमी है। सर बाज़ का ये देखा कि ये जब रजिस्टर्ड करवाते हैं तो हाँ ये किरायानामा अभी जो है वो उसमें चेंजेस भी आई हैं, तो किरायानामा को कहाँ पर रजिस्टर्ड करवाना वो ज़रूरी है? देखें जाहिद साहब, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जो आपने बात कर दी है, बैक वक्त साइमल्टेनियसली 3 तरह की इस वक्त रजिस्ट्रेशंस चल रही हैं। एक रजिस्ट्रेशन चल रही है जो सबको ही पता है कि पुलिस के पास चल रही है कि किरायानामा लिखा जाता है, फिर वो किरायानामा पुलिस जो जहाँ पे जदाद वाक़या उसके मुतलका थाने के अंदर उसको वो एंट्री की जाती है। एक रजिस्ट्रेशन वो है कि जो रेंट लॉज के तहत कानून में अब आ गया है कि जब भी किरायानामा लिखा जाएगा, चाहे वो 11 महीने का हो, चाहे वो 10 साल का हो, 20 साल का हो, वो रजिस्ट्रार रेंट के पास कंपलसरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट, यानी कि उसको मस्ट कहा हुआ है। अगर वो रजिस्टर नहीं होता तो उसकी अलहदा कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा एक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत है। ये वही रजिस्ट्रेशन है जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो जाके रजिस्टर कराते हैं रजिस्ट्रार के पास, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन तब लाजमी हो जाती है कि जब किरायानामा 11 महीने से ज़्यादा का हो, तब वो रजिस्टर कराना मस्ट हो जाता है। अगर आप रजिस्टर नहीं कराते उसके अलहदा कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सर नाज़रीन कितने अच्छे तरीके से साकिब साहब ने बताया आपको कि हमें रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना बहुत लाजमी है, कि जब तक हम रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे डॉक्यूमेंट को तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो किरायानामा जो है वो 11 माह का रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसमें हमें ये भी करवाना पड़ता है कि हम हर किरायानामे को, चाहे वो 6 माह का हो, 3 माह का हो, हमें वो रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। कुछ ऐसी सूरत हाल भी, अदरवाइज़ हमें 1 साल से ज़्यादा जो है वो रेंट कंट्रोलर के पास जो है, रेंट रजिस्ट्रार के पास जो है वो किरायानामा रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है। और इसके अलावा साहब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर हम रजिस्टर्ड, अब पुलिस के पास भी रजिस्टर्ड होता है, तो अगर रजिस्टर्ड पुलिस के पास ना करवाएं तो उसके ऊपर FIR लॉन्च होती है। उसके बारे में काइंडली कुछ जो है ना हमारे नाजरीन को बताएं। सर ये तो एक आम सी बात हो गई है कि जब किराया पे प्रॉपर्टी दे दी और आपने उसको पुलिस के पास रजिस्टर नहीं कराया तो वो मालिक मकान और किराएदार दोनों के ऊपर पर्चा हो जाता है। ये एक, इसके अलावा जो दूसरी रजिस्ट्रेशंस हैं, मिसाल के तौर पे रेंट लॉज के अंदर अगर आपके मुताबिक जब भी प्रॉपर्टी किराए पे दी जाती है तो वो जो रेंट रजिस्ट्रार है उसके पास रजिस्टर होना एग्रीमेंट ज़रूरी है। अगर वो एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं होता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये निकलते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किराएदार और मालिक के दरमियान में लिटिगेशन शुरू हो जाती है और मालिक मकान किराएदार के ख़िलाफ़ कोई मुकदमेबाजी शुरू करता है, तो किराएदार को एनुअल रेंट का 10% एज ए फ़ाइन पहले अदालत में जमा कराएगा। उसके बाद फिर अदालत मुकदमे को सुनना शुरू करेगी, फिर नोटिस इशू करेगी किराएदार को। ये एक जनरल प्रिंसिपल है। उसके अलावा अदालत ने उसको, जब तक वो फाइन जमा नहीं कराएगा अदालत ने आगे चलना ही नहीं है। सिमिलरली अगर कोई बात किराएदार अदालत में जाता है और किराएदार जाके कोई एप्लीकेशन वगैरह फाइल करता है मालिक मकान के बारे के ख़िलाफ़, तब उसको 5% ऑफ द एनुअल रेंटल वैल्यू जमा कराना पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2 सर, जो रजिस्ट्रेशन, मैंने तीसरी रजिस्ट्रेशन की बात की थी, जिस तरह आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो वो जो सेल डीड या बैनामा होता है उसको आप रजिस्टर कराते हैं।
उसी रजिस्ट्रार के पास ये रजिस्टर होता है अगर ये 11 महीने से ज़्यादा का हो जाए। अगर 11 महीने का भी कराना चाहें तो मुबाखा कोई नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अगर 11 महीने से ऊपर का हो जाएगा तो वो कंपल्सरी लाजमी रजिस्टर होगा, और अगर रजिस्टर नहीं कराते तो वो शहादत के अंदर पेश नहीं किया जा सकता। अच्छा सर, इसमें जो है वो मालिक मकान जो है वो अगर कोई किराएदार जो है वो सही तरीके से उसके साथ नहीं चल रहा तो वो क्या उसमें नोटिस दे सकता है? देखें, नोटिस देने पे मवाखा कोई नहीं है, यानी कि देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, कोई कदगन नहीं लगी हुई, आप नोटिस दे सकते हैं। लेकिन कानूनी तौर पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि नोटिस देना लाजमी है कि उसके बगैर मालिक आगे प्रोसीड नहीं कर सकता, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मां सिवाय ये कि जब अगर किराएदारी चल रही है और जो मालिक मकान है वो प्रॉपर्टी बेच देता है, तो जब ओनरशिप चेंज होगी, जब नया मालिक आएगा, तो वो नोटिस देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि किराएदार को पता चल जाए कि जी अब मैंने किराया किसको जमा कराना है। वरना मालिक किराएदार को पता नहीं होता कि मैंने किराया किसको जमा कराना है, वो बेचारा शशोपंज में रहता है। पुराना मालिक किराया लेता है, नहीं लेता, वॉट एवर इज़ द सिनारियो, तो वो डिफ़ॉल्ट की सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं और फिर किराएदार के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। वो सही तरीके से नहीं चल रहा तो वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि हम उनके ऊपर दावा जो है हम दायर कर सकते हैं, मालिक मकान जो है दावा दायर कर सकता है? सर, लॉ ने अपनी जो हमारा एक्ट है उसके अंदर ग्राउंड्स बेदखली की या एजेक्टमेंट पिटिशन, एजेक्टमेंट ग्राउंड्स भी दी हुई हैं। मिसाल के तौर पे टेनेंट ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, किराया नहीं दे रहा, अगर तो किराएनामे के अंदर कोई डेट फिक्स्ड है तो उस डेट तक तो आपको किराया देना है, और अगर डेट फिक्स नहीं है तो 10 तारीख तक किराया जमा करा देना चाहिए, वरना डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। और एक दिन का भी डिफ़ॉल्ट हो जाए तो मालिक मकान के पास ये हक क्रिएट हो जाता है कि वो बेदखल कर सके। दूसरा, इसके अंदर जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टी ली गई उस मकसद के लिए वो यूटिलाइज नहीं हो रही। आपने रेजिडेंशियल के लिए ली, आपने रेजिडेंशियल के लिए नहीं, उसको आप कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं। फिर आपने उस प्रॉपर्टी को मालिक मकान की इजाज़त के बगैर उसके अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करनी शुरू कर दी है। आप प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किराएदार नुकसान पहुंचा रहा है, साथ वाले पड़ोसी के लिए न्यूसेंस का बायस बन रहा है। इन सर्कमस्टांसेस के अंदर वो आपसे खाली करा सकता है, और ऑब्वियसली ज़ाहरी तौर पे अगर किरायानामे की मुद्दत कंप्लीट हो गई है, मालिक उसको एक्सटेंड नहीं करता, तब भी वो खाली करा सकता है। जब किराएदार जो है वो उसके कहने पर या नोटिस देने पर भी मकान को खाली नहीं करता तो फिर कौन सी ऐसी रेमेडी अवेलेबल है उसके पास, मालिक मकान के पास, कि वो फौरी तौर पर अदालत में जाए या किसी और पुलिस के अंदर भी उसने जमा करवाया होता है किराएदारी एक्ट के मुताबिक, वहाँ पे एप्लीकेशन देनी चाहिए, या अदालत में इसको जो है ना वो कोई केस फाइल करना चाहिए इसके? जाहिर साहब, देखिए, पुलिस के पास सिर्फ इतना इख्तियार है कि वो, जैसे पहले बात हो गई कि इसके अंदर आप उसको किराएनामे को रजिस्टर कराते हैं, क्योंकि जो आजकल हालात चल रहे हैं उसके हालात को मद्देनज़र रखते हुए, दहशतगर्दी को मद्देनज़र रखते हुए इसको लाजमी रजिस्ट्रेशन का दे दिया कि जो भी इलाके के अंदर किराएदार आता है उसको रजिस्टर कराया जाए। इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है पुलिस के पास इसको रजिस्टर कराने का। अब मालिक मकान साहब चाहते हैं कि उसको किराएदार को निकालें, किराएदार छोड़ नहीं रहा, मालिक मकान किराएदार के ख़िलाफ़ बेदखली अदालत में फ़ाइल करेगा और अदालत फिर उस पर ऑर्डर्स फरमाएगी कि उसको बेदखल करना है कि नहीं करना। नाजरीन, आपने ये चीज़ देखी कि कोर्ट में बेदखली का दावा दायर करके मालिक मकान उस किराएदार से जो है वो खाली करवा सकता है। नाजरीन, इसमें जैसे साकिब साहब ने बताया कि पुलिस के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं है कि वो इंटरवीन करके जो है किराएदार से मकान खाली करवाए, तो इसके लिए ज़रूरी है मालिक मकान के लिए कि वो
जो है अदालत में जाए, अदालत में जाके दावा दायर करे बेदखली का, और अदालत फिर किराएदार को नोटिस जो है वो सर्व करेगी ताकि वो कोर्ट में आके अपना जवाब दे या मौक़िफ़ बयान करे। तो साकिब साहब, अदालत के अंदर अगर बेदखली का दावा मालिक फ़ाइल करता है तो उसके बारे में कुछ जो आगे मज़ीद हमारे नाज़रीन को जो है ना वो मालूमात फ़राहम करें। देखिए ज़ाहिद साहब, जब ये दावा दायर हो जाता है बेदखली का, तो मालिक मकान ने तो पहले फ़ाइन जमा कराना है अगर वो रजिस्टर नहीं है रेंट रजिस्ट्रार के पास, और उसके बाद अगर रजिस्टर्ड है तो फिर तो सीधा ही सीधा वो अदालत आगे चल पड़ेगी। उसके बाद अदालत उस किराएदार के ऊपर नोटिस सर्व करेगी। जब उसके ऊपर नोटिस सर्व होगा और वो किराएदार अदालत में पेश होता है, तो अदालत के अंदर पेश होने के 10 दिन के अंदर मालिक किराएदार ने अपनी लीव टू कंटेस्ट फाइल करनी है। वो एक जवाब दावे की फॉर्म में होगी और उसके अंदर उसने अपने तमाम मौक़िफ़ जो उसके पास वजूद हैं कि वो उसको क्यों ना बेदखल किया जाए, वो उस लीव में अपनी लेगा, लिखेगा, और फिर अदालत दोनों किराएदार और मालिक मकान को सुनने के बाद अपना फ़ैसला देगी। अगर अदालत सोचती है कि किराएदार ने एक मकूल जवाज़ पेश किया है कि उसको बेदखल ना किया जाए, अगर मकूल सिर्फ, इस पे तो बाद में अलहदा बात डिबेट होती है अदालत के अंदर, तो तब अदालत उसकी लीव ग्रांट कर देगी और फिर मुकदमा आगे चलेगा। लेकिन अगर अदालत सोचती है कि इसका जो जवाब इसने दिया है वो मकूल नहीं है, इनसफिशेंट है, तो अदालत उसकी लीव डिसमिस कर देगी, और जैसे ही लीव डिसमिस करेगी साथ ही उसको खिलाफ एजेक्टमेंट ऑर्डर या बेदखली के ऑर्डर्स दे देगी किराएदार के हक़ के अंदर। जी सर, आपने बताया कि वो अदालत जो है वो एजेक्टमेंट का या बेदखली का आर्डर दे देगी, तो उस टाइम पर किराएदार के पास क्या राइट है कि आगे क्या उसको स्टेप लेना चाहिए? देखें जी, अगर किराएदार के हक़ में फ़ैसला आता है, लीव ग्रांट होती है, तब तो कोई आगे स्टेप नहीं होगा, तब मुकदमा चलेगा। बिल्कुल सर। और मुकदमा चल रहा है, उसके बाद बेदखली मंजूर हो जाती है, तब किराएदार के पास इख्तियार है कि वो अपील करे डिस्ट्रिक्ट जज साहब की अदालत में। अगर लीव ही अलाउ नहीं होती उसे और मालिक मकान के हक़ में फ़ैसला आ जाता है, तब भी वो अपील कर सकता है, और अगर किराएदार की बेदखली खारिज हो जाती है तब भी वो अपील कर सकता है डिस्ट्रिक्ट जज साहब की अदालत के अंदर। तो सर, अपील भी अगर जो है ना वो खारिज हो जाए, किराएदार की तरफ से या मालिक मकान की तरफ से अपील जो है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास जो है दायर होती है, वो भी अगर खारिज हो जाती है, तो फिर उसके पास आगे क्या रेमेडी है, उसे क्या करना चाहिए? फिर जब डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जो भी फ़ैसला अपील का होता है, मालिक मकान के हक़ में होता है या ख़िलाफ़ होता है, या किराएदार के हक़ में होता है या ख़िलाफ़ होता है, दोनों पार्टीज़ में से जिसका दिल चाहे वो हाई कोर्ट के अंदर रिट फाइल करेगी, और अगर रिट भी जो भी फ़ैसला होता है जिसको भी उस फ़ैसले से इख्तलाफ है, तो वो आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करेगी। थैंक यू सर। नाजरीन, आपने देखा कि किराएदारी एक्ट के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ों को, जब हम मकान किराए पे देते हैं या मकान किराए पे लेते हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखना है। जैसे कि साको साहब ने बड़ी डिटेल से इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है कि अगर हम इन कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते तो हम बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो हमें जो साकब साहब ने इस चीज़ को मज़ीद जो है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, हमें ज़रूर चाहिए कि एक किरायानामा जब हम लिखें तो उसके अंदर इन बातों को मद्देनज़र रखें, और किसी ऐसे शख्स से जो कि कानून को जानता हो, वकील वगैरह, उससे ये किरायानामा जो है वो लाजमी लिखवाना चाहिए, ताकि कल को जब हमारी कोई मुकदमाबाजी शुरू होती है तो हम बहुत सारी ऐसी मसाइल से बच सकें। इजाज़त दीजिए, आपका होस्ट जाहिद नज़ीर एडवोकेट।